हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.3 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 1.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपका जो ये एक्सरसाइज है खुद ब खुद पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो पे आप आ सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे, यानी कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे। जब हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, यानी अगर मान लीजिए कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, यानी हमने अपोजिट मान लिया और अपनी ही बात को क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे। तो अगर गलत साबित करेंगे तो ऑफकोर्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा। अगर रेशनल नहीं होगा तो शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें मानने वाले हैं कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, यानी जैसे ही हम ये रेशनल नंबर मान लेंगे वैसे ही रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अब अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसका ये मतलब हुआ कि रूट 5 को हम क्या कर सकते हैं, हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, यानी p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर बहुत ध्यान से देखिए, b जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं होता है, ऑफकोर्स नहीं होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, हम ये a और b को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे, यानी a बाई बी को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये a बाई बी जो है, अगर हम इसका HCF निकालें इन दोनों नंबर का तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि a और b का अगर कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो वो 1 के अलावा कुछ भी ना हो, यानी ये a और b कैसा नंबर हो, ये आपको को प्राइम हो। वेयर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a एंड b आर क्या, को प्राइम्स। ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव प्राइम सही होता है ना, जिसका HCF आपको 1 हो, जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो जैसे ही हमने इसको रेशनल नंबर माना था उसे a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, और वो भी a बाई बी, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का a बाई बी हो, ऐसा नहीं है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म एक बार और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए 50/25 है, या फिर लेट से 50/75 है, तो 50/75 जो है वो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, कट छट कर देंगे तो ये 2/3 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा व्हाट, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसे ही a बाई बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रखना है। तो इतना बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। यानी रूट 5 को b में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको रूट 5b इज इक्वल टू a, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी a को 1 में करेंगे तो a ही रहेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो दोनों तरफ स्क्वायर करने का होने वाला है। क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 होता है, आप जानते हैं, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा। यहाँ तक बात आई समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बहुत ध्यान से, अब b स्क्वायर को आप यहीं रहने देंगे और a स्क्वायर भी यहीं रहेगा। 5 चूंकि इधर मल्टीप्लिकेशन था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड में। तो यहाँ अब आप यूज़ करेंगे वो थ्योरम जो हमने इंट्रो वाले पार्ट में पढ़ा था। वहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तभी ना कुछ इसका आएगा यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमको करना है 20/5, यानी 5 अगर 20 में पूरा डिवाइड कर लेता है तभी ना यहाँ 4 आता है। अगर पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ तो ये अकेले नहीं होता, इसमें रिमाइंडर भी होता।
ठीक है, या फिर ये डेसिमल में होता, ऐसा भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है कि ए स्क्वायर जो है 5 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 5, तो यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि 5 जो है ए स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ये बात क्लियर है, तभी हमने लिखा कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, ये थ्योरम था। तो अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो आपको 5 डिवाइड्स ए अल्सो, यानी ए को भी वो पूरी तरह से डिवाइड करेगा। आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा है थ्योरम में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अगर 5 जो है ए को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो हम इसको लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई 5, बोलिए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लेट्स से c। ये बात आई समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि अगर a में 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो कुछ ना कुछ इसमें भी आएगा। देखिए ना, 20/5 अगर ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया तो 4 आया ना, तो उसी तरह c मान लिया हमने, लेफ्ट से बोल दिया इसको, चलिए मान लिया। तो अगर इसको हम और लिखना अच्छे से चाहें तो लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, किसमें, इसमें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। देखिए इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5c इन वेयर, इक्वेशन 1। हमने क्या किया कि a का जो वैल्यू था 5 से 5c उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 को एक बार यहाँ लिख देते हैं, √5b इज इक्वल टू a। अब इस a के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं 5c, क्योंकि a का वैल्यू है 5c। अब फिर वही काम करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर मिलेगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्या हुआ, 5 5 जा 25, यानी b स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 5c स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए, 5 को अगर इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाता है, b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर एक चीज़ सामने आ गई, क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बात सामने आई कि ये जो b स्क्वायर है नीचे 5 है, और ये क्या आया, c स्क्वायर। इसका ये मतलब ये 5 जो है b स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तभी ना कुछ आ रहा है यहाँ पर c स्क्वायर करके, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 डिवाइड्स व्हाट, b स्क्वायर। बात आई समझ में? तो थ्योरम क्या कहता है कि 5 जो है वो आपको किसको डिवाइड करेगा, वो b को भी डिवाइड करेगा। याद आया थ्योरम, जैसे हमने यहाँ पे किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब 5 जो है वो b को डिवाइड करेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि b/5 भी कुछ ना कुछ आएगा, लेट से d। अगर 5 जो है b को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। अगर पूरी तरह से नहीं आता तो ये ऐसे नहीं होता, ये तो आपको कैसे होता, ये आपको डेसिमल फॉर्म में होता, इसमें कुछ रिमाइंडर्स होते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कुछ। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, ठीक है। अब देखिए इसको मान लिया, लेट से बोल सकते हैं। चलिए अब हम b को लिख सकते हैं 5 × d। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर हमने एक चीज़ निकाला था, a इज इक्वल टू 5c। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या किया था हमने, a का वैल्यू निकाला था 5c, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर b का वैल्यू निकाल दिया 5d करके। इसका ये मतलब हुआ कि a और b का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, 2 फैक्टर हो गए। यहाँ तो 5b हो गया कॉमन फैक्टर, ये तो गलत बात हो गई ना। हमने a और b को क्या माना था, हमने तो को प्राइम माना था, हमने तो को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब है कि सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो भी एक कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पर जब हमने इसको सॉल्व किया, हमने जो चीज़ें मानी थी कि √5 जो है रेशनल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व किया तो यहाँ पर तो पता चला कि नहीं, b और a का तो एक और कॉमन फैक्टर है 5। इसका मतलब ये है
कि ये उस फैक्ट में कंट्रडिक्शन कर रहा है जिसमें ये कहा गया है कि ए और बी अगर को प्राइम है तो इसके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, लिखने वाले हैं क्या 10, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का। और ये आया कैसे, ये इसीलिए आया ना कि हमने जो हमारा अजम्पशन था √5 रेशनल नंबर का वो गलत था, तो ये कहाँ आया, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that A and B have only one common factor which is what 1। इसका ये मतलब हुआ कि क्या ये कंट्रडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि ए और बी के पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आया कहाँ से, ये इसलिए हमारा जो कंट्रडिक्शन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था। तो फिर हम आगे लिखने वाले हैं कि द कंट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज, यहाँ पर लिखेंगे द कंट्राडिक्शन arisen because our assumption was what wrong। क्या माना था हमने, wrong that √5 is a rational number। हमने ये गलत मान लिया था कि √5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर रेशनल नंबर गलत मान लिया था तो √5 क्या होगा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस बार हमें क्या प्रूव कर रहा है कि 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये बात प्रूव किया हुआ है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने वही मेथड लगाना है कंट्राडिक्शन वाली। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि 3 + √5 जो है वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। जैसे ही हमने ये माना कि रेशनल नंबर है वैसे ही एक बात चीज़ क्लियर हो गई कि अब हम इस 3 + 2 √5 को हम आसानी से a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमने मान लिया है कि रेशनल नंबर है। अब इसी बात को हमें गलत साबित करना है कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है, क्योंकि 3 + 2 √5 तो इरेशनल होता है। चलिए कैसे करते हैं इसको। तो a/b तो मान लिया, और ये a/b जो होगा वो याद रखिए कैसा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा, a and b आर ये जब को प्राइम्स होंगे तब। को प्राइम्स क्या होते हैं आपको पता है, 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस 3 + 2 √5 को क्या कर सकते हैं। देखिए हम इस 3 को उस साइड ला रहे हैं, यानी 2 √5 को हम लिख सकते हैं a/b प्लस √3 इधर आएगा तो क्या होगा, -√3। ठीक है, अब इस 2 को और ध्यान से देखिए, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको a/2 2b, और इसके साथ भी 2 आएगा तो 3/2। ठीक है, ये दोनों में आएगा ना, तो दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कमाल हो रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा,
ये रेशनल नंबर ही आएगा। आप ए और बी का वैल्यू रख के देख लीजिए, कुछ भी इंटीजर्स रखिए तो जो आएगा वो क्या होगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो वो तो रेशनल नंबर ही आता है। तो इसके हिसाब से ये यहाँ पर √5 भी क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन 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 ये √5 क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि √5 जो है क्या है, वो तो इर्रेशनल नंबर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। क्या कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये चीज़ें गलत मानी थी। हमने ये गलत माना था कि 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे हियर इट कंट्राडिक्ट्स, या लिख सकते हैं हियर इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यहाँ पर कंट्राडिक्शन फायदा हो रहा है ना। चलिए, ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ यहाँ पर लिख सकते हैं द contradiction arisen what? The contradiction arisen because of our wrong assumption। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था क्या? wrong assumption that कि 3 + 2 √5 is what? रेशनल नंबर। हमने ये गलत माना था कि ये क्या है? रेशनल है। कौन सा? 3 + 2 √5। तो जब रेशनल गलत हो गया तो इसका ये मतलब हुआ हेंस कि नहीं, 3 + 2 √5 जो है वो क्या है? वो आपको इरेशनल है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, एक बार और आपको हम इसे बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमें ये प्रूफ करना था कि 3 + 2 √5 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ किया। हमने ये मान लिया कि नहीं, 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल नंबर मान लिया। तो जब रेशनल नंबर मान लिया तो अब 3 + 2 √5 को हम ऑफकोर्स a/b के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम a/b यानी p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर ये b जो होगा वो कभी भी आपको 0 के इक्वल नहीं होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी चीज़ हमने ये माना कि ये जो a/b है वो क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी a और b को प्राइम्स इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमने इसको सॉल्व करना है। तो 3 + 2 √5 = a/b को जब हमने सॉल्व किया तो +3 को उस साइड ले गए तो -3 हो गया। फिर सिर्फ ये 2 को उस साइड ले गए तो 2 चूँकि इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा, क्या करेगा? वो आ जाएगा डिवीज़न बन के। यहाँ पर 2 यहाँ भी और यहाँ भी। मेन चीज़ यहाँ समझना है वो ये कि अगर हम a/2b - 3/2 को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा रेशनल नंबर ही आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने a का वैल्यू 1 रखा, a का वैल्यू 1 रखा और b का वैल्यू 2 रखा। मान लेते हैं, क्या जाता है मानने में। चलिए, तो 2 × b 2 × 2 = 4 -3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 1 और 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 -5/4। तो ध्यान से देखिए, -5/4 क्या है? ये रेशनल नंबर है। इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आपको रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, वो ये कि नहीं, ये जो रेशनल नंबर होगा तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इक्वल के इस साइड है, दोनों बराबर है ना, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो इसके वजह जो बना है वो ये बना है कि हमने जो हमारा अजम्पशन था 3 + 2 √5 वो गलत था। हमने गलत माना था कि 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल नंबर है। इसके वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो उसे हमने आसानी से यहाँ पर लिख दिया। ठीक, आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।